नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, 9th क्लास के लिए अपना साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ चल रहा था, जिसकी एक क्लास हम पहले कर चुके हैं, यानी इसका फर्स्ट पार्ट है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी क्रम में आज की अपनी सेकंड क्लास है, जिसमें हम इसका आगे वाला जो भाग है वो हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आपने जो फर्स्ट क्लास है वो नहीं देखी है इसकी पार्ट फर्स्ट, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। इसके अलावा इस चैनल पे मैथ की ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही है। साथ में हमने एसएसटी के आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट है, उसकी क्लास भी हमने शुरू कर रखी है। अगर आपने अभी तक वो भी नहीं देखी है तो उनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस क्लास के बाद में एक बार मैथ और एसएसटी की क्लास भी आप जरूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इससे पहले अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो एक बार प्लीज़ लाइक और शेयर है इस क्लास को जरूर कर देवे। दोस्तों, हमारा चैप्टर फर्स्ट है हमारे आसपास के पदार्थ है। इसके बेसिक डिटेल हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें हमने पदार्थ का भौतिक स्वरूप ही पढ़ लिया था कि पदार्थ वो कणों से मिलकर बना होता है। इस पे हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। दोस्तों, यहाँ तक भी हम पढ़ चुके हैं। फिर पदार्थ के कणों के जो अभिलाक्षणिक गुण है, जैसे पदार्थों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसके बारे में भी हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा है। नेक्स्ट है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है पदार्थों के गुणों के अंदर, हमने ये भी पढ़ लिया। अगर आपने, इसीलिए दोस्तों बोल रहा हूँ कि भी आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो एक बार आप है वो जरूर जाकर पहली क्लास देख लीजिए। इसके बाद में दोस्तों जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर थे, ये 4 क्वेश्चन आंसर थे, ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में ये सब आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर बता दिए। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम पदार्थ की अवस्थाओं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पदार्थ की ये कौन सी अवस्था है, इनकी क्या विशेषता होती है, कैसे इनको हम पहचान पाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं फिर अपनी क्लास से। टॉपिक है आज का अपना पदार्थ की अवस्थाएं। आपने आसपास के पदार्थ को ध्यान से देखें। आपके आसपास जो भी आपको पदार्थ दिख रहे हैं इन्हें ध्यान से देखें और फिर सोचें कि ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 मूल रूप में होते हैं। कौन कौन से? या तो पदार्थ ठोस हो सकता है, या पदार्थ द्रव्य हो सकता है, या पदार्थ क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। ये पदार्थ की अवस्था है ना, उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। कि पदार्थ वो 3 प्रकार का होता है, या तो वो ठोस होगा। ठीक है, अभी आपने मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल क्या आपका ठोस, आपके पास रजिस्टर होगी, पेन होगी, पेंसिल होगी, ठीक है, मेज होगी। तो ये क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी क्या है, ठोस है। ये ठोस द्रव्य गैस किस कारण होते हैं कि ये पदार्थ है उनके कणों की विशेषताओं के कारण है। ये आपके कोई पदार्थ ठोस होता है, कोई पदार्थ द्रव्य होता है, कोई पदार्थ क्या होता है, गैस होता है। तो अब हम पदार्थों की तीनों अवस्थाओं के गुणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पदार्थ की ठोस अवस्थाएं पढ़ेंगे। आपको एक क्रियाकलाप करना है, आप साथ साथ में कर लीजिए कि निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, जैसे पेन, पेंसिल, सुई, लकड़ी की छड़ाप या कोई भी एक जो भी आपको ठोस दिखाई दे रही है, ठीक है, मजबूत दिखाई दे रही है, आप उसे भी ले सकते हैं इस क्रियाकलाप के अंदर। फिर आपको क्या करना है, इनको एकत्रित करने के बाद में इन वस्तुओं को चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाइए। ठीक है, जो भी आपने पदार्थ लिए है उनको क्या करना है कि इनके बाहर बार मान लीजिए कि आपने एक लकड़ी ली है। ठीक है, तो जैसे आपने ये लकड़ी ली है तो आपको क्या करना है, इसके बाहर बार पेंसिल घुमाकर इसका क्या करना है, एक डायग्राम सा बना लेता है। नेक्स्ट क्या है, क्या इन सभी का एक निश्चित आकार है, सीमा है तथा स्थिर आयतन। आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो भी वस्तुएं ली है, ठीक है, इनके बाहर आपने क्या किया, ये जहाँ पे आपने ये लाइन खींची, इन बाहर के सभी के बाहर आपने एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, पेंसिल से इनका रेखा चित्र बनाया है। तो क्या इनका आकार है, निश्चित आकार है क्या, इनकी स्पष्ट सीमा है क्या, क्या इनका स्थिर आयतन है क्या। नेक्स्ट है, इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होगा, क्या इनका एक दूसरे में विचरण संभव है। बल लगाकर इनको संपीड़ित प्रयास करें, क्या यह संपीड़न होता है इनके अंदर। तो दोस्तों ये आपसे पूछा गया, तो इनके जवाब आपको अभी मिलेंगे। जो हमने उपरोक्त जो भी ये उदाहरण ली है, चाहे आपके पेन लिया हो, पेंसिल लिया हो, लकड़ी ली हो, सुई ली हो, ठीक है, कोई आपने छड़ ली हो, ये सभी की सभी जो हमने उदाहरण देखे हैं अभी, ये किसके, ये ठोस के उदाहरण है। ठीक है,
हमें कैसे पता चलेगा कि ये सभी ठोस है? तो हम देखते हैं कि इन सभी का क्या है, एक निश्चित आकार है। जैसे आपकी पेंसिल है, पेंसिल का क्या है, एक निश्चित आकार है। सुई है तो सुई का क्या होता है, आपका एक निश्चित आकार होता है। इनका एक निश्चित आकार होता है, इसकी सीमाएं होता है, स्थिर आयतन होता है। स्थिर आयतन का होने का मतलब इनका नगण्य है जो संपीड़ितता होती है। संपीड़ा होने का मतलब दोस्तों कि इन्हें हम नगण्य दबा सकते हैं, यानी दबाने से ये कम है ना कोई चीज़ इस प्रकार, यानी इतनी बड़ी है। अगर इसको हम दबाते हैं ये दबती नहीं है, यानी इतनी की इतनी वापस रह जाती है। तो इसमें क्या है दोस्तों, संपीड़ितता का गुण है वो नहीं है। अगर ये दबती है, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा दबेगी उसमें उतना ही क्या होगा, संपीड़ितता का क्या होता है, गुण होता है। तो इनमें क्या है, नगण्य संपीड़ित, यानी आप इन्हें दबाने की कोशिश करेंगे ना तो थोड़ा बहुत ये दबेंगे, ठीक है, बाकी अपने मूल आकार में ही रहेंगे। जब आप इनको ज़्यादा बल लगाकर दबाने की कोशिश करेंगे तो ठोस क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं, लेकिन अपना आकार है वो नहीं बदलते हैं। यानी पेंसिल है, पेंसिल के ऊपर अगर आप ज़्यादा दबाव लगाएंगे तो पेंसिल क्या होगी, बीच में से टूट जाएगी, ठीक है, लेकिन ये अपना आकार नहीं बदलेगी, यानी इस प्रकार ऐसे नहीं हो जाएगी पेंसिल, ठीक है। तो ये क्या होती है, ठोस की विशेषताएं होती है। ठोस की जब भी आपसे विशेषताएं पूछी जाए कि ठोस की क्या विशेषता है, तब आपको क्या बताना है कि इनका एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती है, स्थिर इनका क्या होता है, आयतन होता है। भाई ये बल लगाने पर ठोस अपने आकार को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, ठीक है। ये तो क्या होगी, ठोस की विशेषताएं होगी। अब आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित पर आपको विचार करके बताना है क्या ये ठोस है या नहीं है। तो विचार आपको किन किन पे करना है, आपको दिया गया है कि रबर बैंड को क्या माना जाए, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है, ठीक है, जो रबर बैंड है क्या ये ठोस होता है, क्या इसका आकार, इसको खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है क्या। नेक्स्ट है, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक है उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेती है, तो क्या चीनी और नमक है ये ठोस है क्या। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है स्पंज क्या है, ये ठोस है क्या, फिर भी इसका संपीड़न है वो संभव क्यों है। स्पंज है, इसे दबाते हैं तो ये दबता क्यों, यानी संपीड़न है इसका क्यों होता है। इन्हीं सवालों के जवाब दोस्तों आपको मिलेंगे कि जो हमें तीनों अभी तक हमने बात की, चाहे रबड़ हो, नमक और आपकी चीनी हो, स्पंज हो, ये क्या है, ठोस है। क्योंकि भाई ये बल लगाने पर रबड़ का आकार है बदलता जरूर है, लेकिन जैसे हम भाई ये बल उस पे से हटा लेते हैं तो वापस क्या होता है, अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर टूट जाता है। तो ये किसकी विशेषता है, ठोस की है। सबसे पहले दोस्तों हम रबर बैंड की बात करें कि रबर बैंड पे जैसे हम बाह्य बल लगाएंगे ना तो उसका आकार तो थोड़ा बहुत बदलेगा, लेकिन जैसे आप इसके ऊपर से बाह्य बल हटा देंगे तो वापस है वो अपने आकार के रूप में ही वापस क्या हो जाता है, ये आकार में आ जाता है, ठीक है। तो अत्यधिक बल लगाएंगे तो ये टूट जाएगा। तो ये सभी की सभी विशेषता क्या होती है, ठोस की होती है। तो रबर बैंड भी आपका क्या है, एक ठोस है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि हम शर्करा और नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट में रखें या जार में रखें, इनके क्रिस्टल के आकार वो बदलते नहीं है। यानी नमक और चीनी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के प्रत्येक छोटे छोटे कण होते हैं। आप चाहे नमक और चीनी को हाथ में लें या किसी प्लेट में रखें, गिलास में रखें या आप कहीं पे भी रखें, ये क्रिस्टल के जो आकार है यानी कण है ना, ये कभी बदलते नहीं है। इनके तो कभी बदलते नहीं है, तो आकार इनका क्या होगा, निश्चित हो गया। इनकी एक स्पष्ट क्या होती है, सीमा होती है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ठोस से हो जाएंगे। नेक्स्ट है, बात करें स्पंज की। स्पंज क्या है, इसको दबाने पर ये दब जाता है। दबता क्यों है कि स्पंज के अंदर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यह आपका दोस्तों मान लीजिए इतना बड़ा स्पंज है, ठीक है, ये इतना लंबा चौड़ा और ऊपर भी इसकी ऊंचाई, यानी 3D एक डायग्राम के रूप में आप इसको स्पंज को मान लीजिए। तो इसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे इसके अंदर कण होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का क्या होता है, समावेश होता है, यानी इनके अंदर वायु है वो आ जा सकती है। इन्हें दबाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो वायु है वो बाहर निकल जाती है। जैसे ये वायु बाहर निकलेगी तो इनका क्या हो जाता है, संपीड़न संभव हो पाता है, ठीक है। तो स्पंज भी आपका क्या है, ठोस है, ये आपको याद रखना है। आपको क्या करेंगे कि डायरेक्ट एग्जाम्पल दे देंगे। मान लीजिए कि आपको 5-6 एग्जाम्पल दे दिए और आपसे पूछे जाएंगे कि इनमें ठोस कौन सी है, द्रव्य कौन सी है, गैस कौन सी है, वो आपको बताना है। तो स्पेशली आपको कंफ्यूज जहाँ पे होगा वो होगा स्पंज में, ठीक है। तो आपको स्पेशली याद रखना है कि स्पंज है वो क्या है, कि ठोस है। तो दोस्तों ये ठोस की बात हो गई, ठोस के एग्जाम्पल भी हमने कर लिए, इनकी विशेषता भी हमने देख ली। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी दूसरी अवस्था की तरफ, जो कि आपकी द्रव्य अवस्था। अब दोस्तों इसे भी हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। क्रियाकलाप के लिए आपको क्या करना है, कई प्रकार की वस्तु है उन्हें एकत्रित करना है। जैसे आपने जल, खाना पकाने वाला जो तेल होता है वो ले लिया, दूध ले लिया, जूस ले लिया, शीतल पेय यानी कोई ड्रिंक ले लीजिए।
इन्हें विभिन्न आकार के बर्तन यानी प्रयोगशाला के एक मानक सिलेंडर की सहायता से बर्तनों में आपको क्या करना है, 50 मिलीलीटर का निशान लगा लेना है। आपको कई प्रकार के बर्तन ले लेने हैं, ठीक है। सभी में आपको क्या करना है, 50 मिलीलीटर जहां तक भी बर्तन में आ सकता है ना, वहां पे आपको क्या करना है, इनमें निशान लगा लेना है। नेक्स्ट क्या है, इन द्रव्यों को परस्पर पर डाल देने पे क्या होगा, किसी एक द्रव्य का 50 मिलीलीटर माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव्य का आकार एक समान रहता है? क्या द्रव्य को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? क्या इन सभी के जवाब आपको अभी मिलेंगे, ठीक है। ये डाउट है दोस्तों आपके मन में आ सकते हैं, तो इन्हीं पर हम आगे चर्चा कर लेते हैं। जो प्रेक्षण हमने किया है तो इसमें हमने क्या हम पाते हैं कि द्रव्य का आकार है वो नहीं होता है, लेकिन आयतन है वो निश्चित होता है, ठीक है। अभी दोस्तों हमने क्या देखा था, ठोस पढ़ा था। ठोस का क्या होता है, आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। द्रव्य है ना दोस्तों, उसका क्या होता है, आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव्य को हम जिस बर्तन में डालेंगे ना, ये उसी का आकार ले लेगा। यानी मान लीजिए कि आपने द्रव्य को एक बोतल के अंदर डाला, तो जैसे आपने एक बोतल के अंदर डाला तो ये क्या होगा, बोतल का आकार ले लेगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपको इसने सीधा नीचे गिरा दिया तो ये पूरी जमीन पे फैल जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। द्रव्य में बहाव होते हैं, इनका आकार, इसलिए इनका आकार बदलता है, इसलिए क्या होते हैं, दृढ़ नहीं होते हैं, तरल होते हैं। तो ठीक है, द्रव्य की विशेषताओं के रूप में आपको क्या याद रखना है कि आपको जब भी, ठीक है, द्रव्य अवस्था की विशेषता पूछे तो आपको बताना है कि द्रव्य का आकार नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। इन्हें जिन्हीं बर्तन में रखते हैं ये उसी का आकार ले लेते हैं, ठीक है। द्रव्य में बहाव होते हैं, इनका आकार बदलता रहता है, इसलिए क्या दृढ़ नहीं होते, तरल होते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट बोला जा रहा है कि आपने क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 किया था। 1.4 हमने 2 गिलास लिए थे, ठीक है, उनके अंदर हमने नीली स्याही शहद वो डाला था, ठीक है। आपके 1.5 के अंदर हमने ये पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाले थे पानी के अंदर। ये क्रियाकलाप हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर किए थे, मैंने आपको बताया, तो इसलिए एक बार वो पार्ट आप जरूर देख लें। कि क्रियाकलाप 1 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव्य का विसरण है ना, वो द्रव्य के अंदर संभव है। विसरण का मीन्स दोस्तों क्या है कि आप द्रव्य है यानी पानी है, पानी के अंदर या तेल है, इनके अंदर क्या कर सकते हैं आप, ठोस पदार्थ भी मिला सकते हैं, इनके अंदर द्रव्य पदार्थ भी आप इनमें क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। यानी द्रव्य के अंदर आप ठोस पदार्थ भी मिला सकते हैं और द्रव्य पदार्थ भी मिला सकते हैं। तो द्रव्य के अंदर क्या है, विसरण है वो संभव है। वातावरण की गैसें विसरण होकर क्या होती है, जल के अंदर घुल जाती है। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु तथा पौधों के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। नेक्स्ट है, सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए सांस लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव्य में ठोस, द्रव्य और गैस तीनों का विसरण क्या है, संभव है। यानी द्रव्य के अंदर गैस भी मिलाई जा सकती है, द्रव्य के अंदर द्रव्य ही मिलाया जा सकता है और ठोस में मिलाया जा सकता है। तो तीनों का विसरण है वो क्या है, संभव हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी सीधा पूछा जा सकता है कि द्रव्य के अंदर किन किन का विसरण है वो संभव है। तो ठोस भी मिला सकते हैं, द्रव्य भी मिला सकते हैं, गैस भी मिला सकते हैं, यानी तीनों का विसरण है वो क्या है, आपका संभव है। नेक्स्ट है, ठोसों की उपेक्षा द्रव्य में विसरण की दर है वो अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव्य अवस्था में पदार्थ के कणों स्वतंत्र रूप से गति कर पाते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव्य के कणों में रिक्त स्थान भी क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पे दोस्तों ठोस और द्रव्य की कंपैरिजन की गई है। मान लीजिए यहाँ पे आपका सॉलिड है, यहाँ पे आपका लिक्विड है। सॉलिड दोस्तों मान लीजिए कोई एक पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ मिलाना है तो यानी नगण्य चांस है, बहुत ही कम चांस के अंदर इसके अंदर कुछ आप मिला पाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे पानी है, ठीक है, पानी के अंदर आपको ठोस के छोटे छोटे कण मिलाने होते हैं, तो ठोस की अपेक्षा ये क्या होता है, आसानी से मिल जाते हैं द्रव्य के अंदर, ठीक है। तो ठोस की तुलना में द्रव्य में क्या होता है, आपका विसरण का जो गुण है वो ज्यादा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि द्रव्य अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और इनमें ठोस की अपेक्षा कणों में रिक्त स्थान भी होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों आपकी सेकेंड अवस्था होगी, द्रव्य अवस्था। अब हम थर्ड अवस्था की तरफ बढ़ते हैं जो कि है गैसीय अवस्था। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया होगा जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे हवा में भरता है, ठीक है। गुब्बारों में क्या करता है, वो हवा भरता है। उससे पता लगाइए कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है,
ये दोस्तों गुब्बारे आपने कभी ना कभी खरीदे होंगे, कभी भी आपको मौका मिले तो एक बार यहाँ पे ट्राई जरूर कर लेना। हम बढ़ते हैं अपने क्रियाकलाप की तरफ, देखते हैं कि गैस के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, किस प्रकार हमें पता चलेगा कि गैस है या नहीं है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है। तब आपको क्या करना है कि 100 मिलीलीटर की 3 सिरिंज लेनी है, जिसके अंदर 100 मिलीलीटर पानी आस के उनके सिरे को रबर कोक से आपको बंद कर देना है। रबर कोक से किस प्रकार बंद करना है आप ये देख लीजिए। यहाँ पे नीचे चित्र पॉइंट 1.4 के ऊपर आपको रबर कोक है वो दिखाई दे रही होगी। सभी सिरीजों के जो पिस्टन है उन्हें अटा लेंगे। ये आपके ऊपर वाला जो भाग होता है ना, लास्ट वाला सिरिंज के, इसे पिस्टन बोलते हैं। इसको क्या कर लेंगे, अटा लेंगे। पहली सीरीज में हवा रहने देंगे, दूसरे में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े उन्हें भर देंगे। अब वापस क्या करना है, आपको पिस्टन को सीरीज में लगाना है और सीरीज को आपको थोड़ा सा इसकी गतिशील देने के लिए थोड़ा इसको वैक्सीन हम लगा देंगे। अब आपको सीरीज डालकर पिस्टन को संपीड़ित करने की कोशिश करनी है। कोशिश करने के बाद में आपने क्या देखा कि किस स्थिति में पिस्टन है वो आसानी से अंदर चला गया। अपने प्रेक्षण से अपना अनुमान लगाइए। आपको दोस्तों क्या करना था कि एक ये ठीक है पिस्टन सुई लेनी थी और इसको पिस्टन को टाकर, एक में तो आपको गैस ही रहने देनी है, आपको कुछ नहीं भरना है। दूसरे के अंदर आपको जल भरना है, तीसरे के अंदर आपको चौक के टुकड़े यानी ठोस पदार्थ भरना है। आगे इसको हमने बंद कर रखा है, ठीक है, रबर कोरक से। फिर इसको दोस्तों दबाना था, कौन सा ज्यादा दबेगा। तो ये तो दोस्तों अभी हमने देखा था कि ठोस है वो बहुत कम संपीड़ित होता है, यानी बहुत ही कम दबता है। ठीक है, द्रव्य ठोस की तुलना में ठीक दबता है, यानी कुछ द्रव्य है वो ठोस की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा मतलब इसके अंदर संपीड़ित होना है, क्योंकि इसके मध्य थोड़ा सा गैप ज्यादा होता है। ठोस है ना, अभी हम ठोस की चर्चा करेंगे कि ठोस कितना दबता है, क्यों दबता है। तो हमने देखा कि ठोस है वो द्रव्य की तुलना में गैसों में संपीड़ितता काफी अधिक होती है। ठीक है, क्या है दोस्तों कि ठोसों और द्रव्य की तुलना में गैसों में संपीड़ितता है वो काफी ज्यादा होती है। हमें घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रव्यकृत पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी बोलते हैं, या अस्पतालों में काम दी जाने वाली ऑक्सीजन सिलेंडर्स में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में भी ईंधन के रूप में सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस में अत्यधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में भी क्या किया जा सकता है कि संपीड़ित करके भरा जा सकता है। एक आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन्हें भेजा जा सकता है। दोस्तों ये गैस के गुणों की चर्चा की जा रही है। ठीक है, बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि बहुत सारी गैस है, इन्हें क्या कर सकते हैं, हम एक छोटे से पात्र के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। क्यों भर सकते हैं कि इन्हें हम क्या कर सकते हैं, दबा दबा के जैसे हम बल लगाएंगे ना इन पे, ये क्या हो जाएगी, आपकी संपीड़ित होती हुई चली जाएगी, यानी इनके बीच में गैप कम होता हुआ चला जाएगा। गैस है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे गैस है, इस पदार्थ के अंदर गैस है, तो सीधी गैस आपकी कितनी होती है, दूर दूर इनके कण होते हैं। कण गतिशील होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठोस की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा, दोनों की अपेक्षा। जैसे हम इनमें बल लगाएंगे ना तो ये क्या होंगे, आपके कण है वो पास आते हुए चले जाएंगे। जिस प्रकार भी हम इनमें बल बढ़ाते जाएंगे तो ये आपके एकदम पूरा पास में आते हुए चले जाएंगे। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी गैस को एक छोटे से पात्र में भी भर सकते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे इसका कारण है कि इन्हें हम क्या कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों कि हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए हुए हम जान सकते हैं कि रसोई के अंदर क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंची, इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि पहले से फर्स्ट पार्ट में जब हम प्रश्न उत्तर डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे भी मैंने इसके बारे में आपको डिटेल से बताया है। और भी हम चर्चा कर लेते हैं कि जो खाने की गंध के कण हैं वो वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक वो पहुँच जाते हैं। यह गंध के कण और भी दूर जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे तक कुछ ही क्षणों में आ जाती है। क्यों आ जाती है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा दूर तक आपके पास ये मतलब फैलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, कुछ ही क्षणों में इनके पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस और द्रव्य के विसरण से करें तो कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्र होता है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, इनके मध्य क्या होता है कि कणों के मध्य गैप अधिक होता है, जिसके कारण गैसों का विसरण है वो तेज होता है। नीचे दोस्तों आपको डायग्राम दिया गया है, ठोस का दिया गया है, द्रव्य का दिया गया है, गैस का दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों क्या किया गया कि मान लीजिए कि ठोस है, ठोस का पर्टिकुलर एक छोटा सा एरिया है, उसको जूम किया गया है तो भी आपको ठोस है वो ऐसा दिखाई देता है।
यानी इसके कणों के बीच में गैप है आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम गैस की तरफ। गैस के कणों में थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, ठोस की तुलना में गैस के कणों में गैप थोड़ा ज़्यादा है, फिर द्रव्य में गैप ज़्यादा है। फिर हम गैस की तरफ बढ़ते हैं तो गैस के अंदर गैप है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठोस और द्रव्य दोनों की तुलना के अंदर आपके गैस के अंदर इनका क्या होता है, आपको ज़्यादा अंतर इनके मध्य देखने को मिलेगा, ज़्यादा गैप कणों के मध्य आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों तीनों का डायग्राम था। दोस्तों गैसीय अवस्था में कणों की गति है वो अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में बर्तन की एक दीवार से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल लगे बल के कारण गैसों का दबाव बनता है। ये भी आपको यहाँ पे दोस्तों याद रखना है, ठीक है। गैसों के बारे में जब भी आपको याद करना है तब आपको करना है कि गैसीय अवस्था में कणों की क्या होती है, एक अनियमित गति होती है। अनियमित का गति का कोई कण इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, यानी अनियमित गति होती है। हम बता नहीं सकते हैं कि इस तरफ ही सभी कण जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अनियमित गति होती है, काफी तेज होती है। इन अनियमित गति के कारण ये कण है वो आपस में या क्या होते हैं, बर्तन की दीवार से जा जाके टकराते हैं, ठीक है। बर्तन की दीवार पर गैसों के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैसों पर क्या होता है, ये गैसों का दबाव है वो बनता है। तो ये दोस्तों आज हमने पदार्थ की अवस्था पढ़ ली, हमने गैसीय अवस्था, द्रव्य अवस्था और ठोस अवस्था के बारे में इस वीडियो में हमने चर्चा की है, ठीक है। कोई भी प्रकार का आपका डाउट हो तो आप हमें कमेंट है वो जरूर कर सकते हैं। इसके रिलेटेड दोस्तों जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम इन पे चर्चा कर लेंगे। अगर आप अभी इनका कोई आंसर करना चाहते हैं इन क्वेश्चनों में से तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देख के आप इनका आंसर करके आप जरूर बताएं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है अगर आप इनका आंसर कर सकते हैं तो आप जरूर आंसर करें। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आगे का वो हम कल डिस्कस करेंगे। क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है, कैसे बदल सकता है, इनके आगे की बातें हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस कर लेंगे। आज दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्प हो रही होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आप जरूर कर देना। इसी प्रकार की और भी बेहतरीन क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीडी। जय हिंद, जय भारत।